हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कल हम आपको 2018 का पेपर करा रहे थे। 2018 के पेपर में हमने वहाँ पे करीब 30 क्वेश्चन किए थे ना। 120 तक क्वेश्चन किए थे जो कि 90 से स्टार्ट थे। तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन करा दिया था। आज ही उसका सेकंड पार्ट है। जो बचे हुए क्वेश्चन थे 30, उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। कल आपने देखा होगा जो हमारे क्वेश्चन हैं उनकी जो लेवल है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा था। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके टॉपिक को बता सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है वो वीक है या स्ट्रोंग है। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में। तो ये आपको मैं डेली कराती हूँ प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है 10 का ही सेकंड पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2018 का पेपर का जो 30 क्वेश्चन थे वो मैं कल करा चुकी थी। आज हमारे जो बचे हुए हैं वो कराने वाले। ओके, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको 2 प्लेलिस्ट हमेशा से बताती हूँ। एक तो आपको मैथ नाम की प्लेलिस्ट बताती हूँ और दूसरी बताती हूँ HTET 2024 नाम की प्लेलिस्ट। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं HTET के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो। एक बच्चे ने आज मेरे को कमेंट किया है कि मैम हमें है ना रिवीजन करा दो, मतलब हर चैप्टर का रिवीजन करा दो। क्या आप उस रिवीजन के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करना। तो मैं कल से आपको 2-2 टॉपिक ले लेके हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन करा दूंगी अलग अलग, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम इंक्लूड कर लेंगे और 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगी कि भाई ये क्वेश्चन आप करना, सेम टाइप का ना, कि ये क्वेश्चन आप कर लेना, एक मैं आपको समझा दूंगी। तो इसके लिए आप कमेंट कर देना कि आपको जो हर टॉपिक की प्रैक्टिस करना है या आपको जो प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है यही देखना है। ओके, चलो अब हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, D है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसका एरिया पूछा है कि किसके बराबर होगा। देखो जब हमारे समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मतलब है हमारे जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल की भुजा क्या है, हमसे दे रखी है D दे रखी है। तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे D रख देंगे ए स्क्वायर की जगह पे, √3/4 D स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में देख रहे हैं, आपको ऑप्शन एक भी मैच होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे D स्क्वायर नहीं लिख रखा। ऑप्शन जो है वैसे जो एक तरीके से ऑप्शन बन रहा है वो हमारा C बन रहा है, लेकिन इसमें जो A स्क्वायर है इसके प्लेस पे होना चाहिए था D स्क्वायर। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट देखो, थोड़ा पेशेंस से ही करेंगे, हम मिस्टेक कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी होती। देखो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं और इनका वर्गमूल याद करना है। तो वर्गमूल याद करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे है ना जो हमारे पॉइंट है उनको सॉर्ट आउट कर लो। देखो यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे भी 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 3 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे आप देख रहे 2 और 1 3 नंबर के बाद है, तो इन दो ऊपर के 2 और नीचे के जो 1 है इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा 324 इंटू में 64 आ जाएगा और 1296 अपॉन में 729 इंटू में 1024 और इंटू में 36। इसका क्या निकालना आपको, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो 324 किसका है, 324 अगर आपको स्क्वायर याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो आप यहाँ पे कम से कम 26 या 25 तक तो आप एटलीस्ट याद ही कर लीजिए स्क्वायर रूट, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका है, 18 का है। 18 का 324 होता है और 64 किसका है, 8 का है और 1296 देखो 6 लास्ट में है तो ये हमारा किसका है, 36 का है। ओके, अब नीचे देखो कितना आएगा, 729 किसका है, 729 है हमारा 27 का और 1024 32 का है। इंटू में क्या आ जाएगा, 6, 36 बचा है, 6 का है। अब इनमें जो कटता है वो कट जाएगा और उससे हमारी आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या कटेगा इनमें, 36 32 और 6। देखो 6 छिंग तो 36 हो गया। ओके, और 6 8 कितना हो गया, 32। 8 से 8 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 छिंग 18। फिर 3 से काटेंगे तो ये तो अपॉन में आ रहा है, जबकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, ये डायरेक्ट दे रखे। तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। कोई बचा है क्या इसमें, ऊपर 3 वैल्यू थी, नीचे भी हमारी 3 वैल्यू थी, तो जो आंसर है वो किसी से भी नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई,
या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि जो 324 है वो तो हमारा 18 का है, 64 8 का है और 1296 36 का है, और 27 का 729 का 27 है, 1024 का 32 है, 36 का 6 है। ये तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है आपका, है ना, बट आंसर क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे 2/3 आ रहा है। फिर भी हम एक बार और कैंसिल आउट कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेके, है ना। ये 18 का था, ये हमारा 8 का था, और ये हमारा 1296 किसका है, 36 का है, और 729 है 27 का, और ये 32 का, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 6 का। तो 6 छिंग 36, देखो और किससे काटते, 3 छिंग 18 और 3 निम 27, तो ये तो यही कट रहा है। 6 8 32, 8 से 8 काट देंगे तो 6/9 आ रहा है, या आप कह सकते हो 2/3 है ना, ये आंसर आ रहा है। जबकि ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। होगा आपका जो सॉल्यूशन है ये ऐसे ही है ना, इसमें देख लेना। मेरे ख्याल से तो मैंने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की है, फिर भी अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप मुझे इसका कमेंट करना आंसर कि क्या आता है। इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओके, फर्स्ट वाले में भी मैच नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या को 25 के स्थान पर 52 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा था, तो सही ज़्यादा था, जिस संख्या को गुणा किया जाना था वह संख्या क्या थी। मतलब जो एक मल्टीप्लाई था, किया जाना था, वो संख्या पूछी है आपसे। अब देखो 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 25 के स्थान पर कितना ले लिया, 52, और कितना आ गया उसका 324। कम और ज़्यादा हमेशा किसको शो करते हैं, ये हमारा डिफरेंस को शो करते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे 52 और 25, 52 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 12, 7 हो जाएगा, 4 और 2 27। जो 27 की वैल्यू है, 27 x ले सकते हो, इसको 324 है, तो x की लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 एकम 27, कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पे 50, 5, तो 27 दूनी 54। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, समीकरण दे रखा है x² - 2x + 4 = 0 के मूल्यों को दुगने मूल्यों वाला समीकरण कौन सा होगा। मतलब जो आपको समीकरण दे रखा है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, उसके जो मूल है उनको अगर हम दुगना कर दें तो पूछा है कि फिर जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी। तो देखो, कहने का मतलब ये है, हमारे जो समीकरण लिखते हैं उसमें जो मूल होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस में बीटा, x प्लस में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब इसके जो मूल हैं इनको डबल कर दे, है ना, मूल डबल कर दे, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अल्फ़ा को भी 2 से और यहाँ पे बीटा को भी 2 से। अल्फ़ा को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बीटा है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों में से तो हम 2 कॉमन बाहर ले लेंगे, और इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4, कितना हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा, 4 अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x² - 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो सेम है ना 4 अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा = 0। अब देखो जो अल्फ़ा बीटा है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और अल्फ़ा प्लस में बीटा, सॉरी उल्टा बोल गई, अल्फ़ा बीटा को तो प्लस में है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो मल्टीप्लाई में जो 4 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, तो यहाँ x² माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, और प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 = 0, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं है, 16 है ये भी नहीं है, 16 ये है लेकिन ये 2 है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, क्या बोला इसने, मूलों को दुगना किया है। तो अल्फ़ा अगर 1 था तो इसको 2 अल्फ़ा कर दिया, और बीटा अगर 1 था तो इसको 2 बीटा कर दिया। तो यहाँ पे इन दोनों में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कथनों पर विचार करना है कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ये सही है नहीं है।
अब देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसका गुणनखंड बता रखा है, दूसरा भी आपको इक्वेशन दे रखी है और गुणनखंड बता रखा है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दोनों इक्वेशन में हम पुट करके देख लेंगे कि हमारा सेटिस्फाई करता है नहीं। सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि इक्वेशन को क्या बनाना चाहिए, 0 बनाना चाहिए। तो हम इसको f मान लेते हैं, तो f -3 पे इसको चेक करेंगे तो देखो कितना आएगा। माइनस का 3 है तो माइनस का कितना आ जाएगा 27, प्लस का 9 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, प्लस का माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे x है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और प्लस का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 27 और 9 कितने हो जाएंगे -36, प्लस 8 और 6 26, तो ये कभी 0 आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो तो हमारा क्या है, गलत है। फर्स्ट गलत आ गया। अब हम सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमने 2 रखनी है, तो f(2) मान लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 8, क्यूब करेंगे, है ना, इसमें रख रही हूँ मैं डायरेक्ट इसमें। तो यहाँ x³ हो जाएगा, प्लस में 2 और 8 हो जाएगा, फिर हमारे कितना हो जाएगा 6 प्लस में 8। आप देख रहे हैं सारे ही किस में, प्लस में है, सारे ही प्लस में। तो ऑप्शन कभी मतलब इसको जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे गलत है। तो इसमें से पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो फर्स्ट भी गलत है, दोनों सही है ही नहीं, तो ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, त्रिभुज ABC में AD और A से जाती हुई माध्यिका है और E बनाना ही पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, तो बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये हमारी एक त्रिभुज है, बार बार लिखना पड़ेगा। अब इसका नाम है A, B और C, ये त्रिभुज होगी। अब इसने दूसरा क्या बोला है, AD A से जाती हुई माध्यिका है, मतलब जो AD है A से जाती हुई माध्यिका है, तो इसका मतलब ये यहाँ आएगा। ये कौन सा है हमारा D। ठीक है, और E क्या है, AD का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई क्या है, एक मध्य बिंदु है जिसका नाम है E, और ये क्या है हमारा D। सेकंड क्या दे दिया उसने, और B और E बढ़ाने पर AC को F बिंदु पर काटती है। B और E को बढ़ा दिया तो ये जो है AC को F बिंदु पे काट रही है, तो AF के बराबर पूछा है कि क्या होगा। ये जो बिंदु आया ये हमारा क्या आ गया, F पे आ गया। तो AF पूछा है कि किसके बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, अगर हमारा ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो हमने एक और डॉट लगा ली यहाँ से, इसको भी क्या बना लिया, यहाँ पे मिड पॉइंट बना लिया। और क्या बना दिया, इसको हमने P बना दिया। क्या बना दिया, P बना दिया, अपनी मर्जी से किया हमने ये। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो AF इक्वल है F P के, और P और C इक्वल है AC के। क्या बोला मैंने, जो AF है वो इक्वल है F P के, इक्वल है P C के। इसका मतलब ये तीनों किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। समझ आया ये आपको स्टेप, है ना। अगर हम इन तीनों का सम कर दे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, AC के इक्वल आ जाएगा ना। ये तीनों इक्वल है और ये तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, AC के इक्वल आएगा, अगर हम सम लेंगे तो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, तो अगर ये तीनों ही है, AF प्लस में FP प्लस में FC इक्वल टू क्या आ गया, AC। तो हम किसी एक नाम दे सकते हैं इनको, कुछ भी दे दो। हमें निकालना AF है तो हमने सबको AF लिख दिया। AF प्लस में AF प्लस में AF इक्वल टू क्या आ गया हमारा, AC। तो यहाँ से हमारा 3 टाइम ऑफ AF आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC। तो यहाँ से AF निकालना है, तो AF क्या आ जाएगा, AC अपॉन में 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप आपको ये जो डायग्राम है ये समझ आया होगा। फिर से बता देती हूँ एक बार स्टेप, एक बार आप ध्यान से देखना। देखो दिया है AD क्या है, इसका मीडियन है, तो इसका मतलब जो B और D है, और B और D इक्वल होगा AC के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अगर E इनका मिड पॉइंट है AD का, तो E को जो ये
कट करेगी ये लाइन, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो जाएगा, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। और साथ में जो ये लाइन्स है ये क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल लाइन्स हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये भी पैरेलल हो जाएगी, इसके जो एफ और जो बी है ये पैरेलल हो जाएगी पी और डी के, तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली जो हमने स्टेटमेंट बनाई है ये सेटिस्फाई कर देगी इसको। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि किसी त्रिभुज के लिए उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब त्रिभुज के जो बाहर का जो सर्कल होता है वो और जो अंदर सर्कल बनता है वो, देखो ये हमारा एक त्रिभुज है, इसके बाहर जो इन पॉइंटों से होते हुए एक सर्कल बनता है ये, और एक अंदर सर्कल बनता है ये, इन दोनों के बारे में बोल रखा है। क्या बोला, अंतर्वृत्त की त्रिज्या से दुगनी है। मान लो अगर ये 1 है तो ये जो त्रिज्या है ये हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, मतलब इनसे बनकर कौन सी हमारी ट्रायंगल बनेगी। अब जो ट्रायंगल बनेगी वो हमारी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होगा, कौन सी होगी वो, त्रिभुज समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दो सकेंद्रीय वृत्तों से बाह्य वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं दो। सकेंद्रीय मतलब इसका एक सर्कल के क्या है यहाँ पे, मतलब दोनों सर्कल के एक ही क्या है, रेडियस है, सेंटर है, रेडियस नहीं सेंटर है। तो यहाँ पे हमने बना लिया सर्कल। अब देखो ये जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे कर लेंगे। क्या बोला इसने कि बाह्य वृत्त 26 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर। एमएन आंतरिक वृत्त पर स्पर्श रेखा है, मतलब जो अंदर जो सर्कल है इसके ऊपर एक ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, खींच दी, ये एमएन है। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए, एक तो हमारा यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर से एक जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस ये हो जाएगी, अगर हम बड़े सर्कल की बात करें तो रेडियस ये हो जाएगी। तो अब देखो ये M और N है, इसको हम O ले लेते हैं। अब देखो बाह्य वृत्त का व्यास दे रखा है 26, तो व्यास बाह्य जो बाहर जो बड़ा वाला वृत्त है जो सर्कल है वो 26 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो O और जो N है ये कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लंबी MN आंतरिक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। जो ये 24 सेंटीमीटर है कंप्लीट, ये हमारी क्या है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई है MN। अब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछिए, जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या पूछिए। अब देखो जो स्पर्श रेखा है, जो हमारी टेंजेंट है, जो टेंजेंट अगर ये है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये क्या है, ड्रॉ हो रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 पार्ट में जो MN है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब एक अगर हम इसको P ले लें तो MP प्लस में क्या हो जाएगा PN। तो यहाँ पे जो 24 है इसका हाफ कितना हो जाएगा 12। तो ये दोनों आपस में कितनी हो जाएगी 12। तो ये कितनी आ गई हमारी 12। अब आपको ट्रिपलेट पता ही होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ये हमारी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी तो ट्रिपलेट बन जाएगा। देखो 12 और 15, तो आपको पता है 5, 12, 15 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रेडियस होगी छोटे वाले सर्कल की वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो है ना ट्रिपलेट वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ट्रिपलेट याद होते हैं तो हम इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेते हैं। सिर्फ हमने डायग्राम बनाया है और इनकी जो वैल्यू है वो रखी है और उसी से हमारा जो आंसर है वो आ गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक खिलौना एक अर्धगोले पर आरोपित समान त्रिज्या के एक शंकु के रूप में है। मतलब आधा गोला है और उसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। शंकुआ भाग का आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कि हमें हाफ सर्कल दे रखा है या नहीं दे रखा। यहाँ पे हाफ सर्कल हमारे पास नहीं है। अगर हम इसको कंप्लीट ये वाले सर्कल को बना लेते हैं और ऊपर का हम इसको इरेज कर देंगे वाइट से, तो देखो वाइट से इरेज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखो हो गया ना। अब इसके ऊपर क्या है, हमारा शंकु है। इसके ऊपर क्या है? शंकु। शंकु को हम बना लेंगे अपने आप से।
तो देखो यहाँ से एक, ये तो वाइट ही होगी, ये हमारा शंकु बना हुआ है, ऐसे है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये डायग्राम बनेगा इसके अकॉर्डिंग 129 के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो चीज़ दे रखी है उनको हम मेंशन कर देते हैं। देखो अर्धगोला है, आरोपित त्रिज्या के शंकु के आधार में है और आधार का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो व्यास का आधा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी। ऊंचाई कितनी है 8 है। अब आपसे पूछा क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का तो क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर एल, और जो अर्धगोला होता है जो आधा है उसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब आप यहाँ पे शंकु देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एल भी चाहिएगी, जो स्लैंट हाइट होती है ना वो भी चाहिएगी। अब इसको भी हम डायरेक्ट निकाल देंगे। देखो ये जो 6 है इसको हम 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं और ये 4 इंटू में 2 लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमेशा ट्रिपलेट तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ट्रिपलेट के बिना ये इक्वेशन जो है ये सॉर्ट आउट नहीं होते। तो यहाँ पे 3, 4 और 5 का क्या होता है ट्रिपलेट, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्लैंट हाइट हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर है इतना। अब हमारे स्लैंट हाइट आ गई। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं जो पाई है ऑप्शन में सभी में है, तो पाई हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे और आर भी कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या यहाँ पे 2r प्लस में एल बचेगा। तो यहाँ पाई तो हमें एज इट इज़ रखना है। आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 है और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 में 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पाई इंटू में 6 और ये इंटू में हो जाएगा हमारा 22। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलता है, बट जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज है ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज DEF है, मतलब जो त्रिभुज है उसके मिड पॉइंट है उनको मिला दिया तो एक त्रिभुज और मिल गई। इसी प्रकार जो मध्य बिंदु है जो DEF जो अंदर त्रिभुज बनेगी उससे के त्रिभुजों को भी मिला दे तो हमारा PQR बन जाएगा। तो PQR की जो भुजाएं हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है PQR की। तो पूछा है त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को, लेवल बहुत अच्छा है। देखो ये हमारी एक त्रिभुज है, क्लियर है। अब इसके जो मिड पॉइंट है ना, अब मिड पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, एक ये मिड पॉइंट हो गया। इनको मिला के एक हमारी त्रिभुज बनेगी। तो ये हमारी जो त्रिभुज है ये ऐसे बन गई एक त्रिभुज। अब इसके भी जो मिड पॉइंट है इनको भी मिला के एक त्रिभुज बना रखी है। तो इसके मिड पॉइंट यहाँ और यहाँ और यहाँ होंगे। तो देखो ऐसे करके हमारी ये भी त्रिभुज बन जाएगी। अब इसकी हमें यहाँ पे नाम जो दे रखे हैं वो दे लेते हैं। ये A, ये B और ये C है, और दूसरा कौन सा है DEF और PQR, ठीक है। ये हमारा D, E और F बनेगा और ये P और ये Q और ये R बन जाएगी। अब जो अंदर जो त्रिभुज बनी है सबसे छोटी उसका हमें क्या दे रखा है यहाँ पे सारी 4, 2, 3 दे रखी है। 4 मान लो ये 4 है, ये 2 है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया और इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे जो हमारी ये PQ लाइन है ना, PQ लाइन है, इसके पैरेलल आपको ये लाइन दिख रही होगी जिस पे मैंने रेड कलर किया है E और F। जो PQ है इसके पैरेलल कौन से दिख रही है EF दिख रहा है। इसका मतलब पैरेलल है तो ये हमारी त्रिभुज बन रही है ना, ये हमारी एक त्रिभुज बन रही है। तो हमारा जो एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है ना उसके अकॉर्डिंग ये त्रिभुज का ये अगर इक्वल है PQ और EF के तो ये PQ और EF पैरेलल है तो ये दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है दुगनी। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से पता भी होगी। तो ये दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है। तो जो EF है
कौन सी बता रही हूँ मैं आपको, EF, वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 8 सेंटीमीटर। हम अभी एक साइड को लेके चलेंगे, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम इसको शॉर्टकट करेंगे, ज़्यादा लंबा करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो EF है वो क्या आ गई, एक साइड को लेके चलेंगे तो कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 8 आ गई। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे जो EF है इसके पैरेलल आपको AB दिख रही होगी, दिख रही है EF, क्या बोला है मैंने, E और जो F है इसके पैरेलल आपको PB दिख रही होगी, PB नहीं AB दिख रही है। और AB और जो C है ये हमारी एक ट्रायंगल ले लें तो आपको जो मैंने अभी बताया था ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, पैरेलल है तो इसकी डबल हो जाएगी। तो अगर हम AB लेंगे तो AB कितनी हो जाएगी, ये 8 निकली हमारी EF, तो EF 8 है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो अंदर जो ट्रायंगल बनती है उसका डबल कौन सी है, जो बीच में बन रही है वो ट्रायंगल है, और फिर उसका डबल कौन सी है जो बाहर बन रही है वो बन रही है। तो हमें यहाँ बाहर निकालनी है। तो आप देख रहे हैं जो फर्स्ट हमारी जो PQ थी वो हमारी कितनी थी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर थी, कितनी थी वो 4 सेंटीमीटर। तो 4 का हमने डबल किया तो EF निकल गई, फिर इसका डबल किया तो ये हमारी AB निकल गई। 3 ट्रायंगल है तो तीनों ट्रायंगल में ऐसा चल रहा है, तो AB 16 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, AC की बात करें तो AC में देखो क्या आएगा। अब AC निकालनी है, AC ये वाले साइड निकालनी क्या है, जो हमारा पैटर्न बना है ना उसी के हिसाब से। AC है तो ये हमारी PR आएगी, PR हमारी DE के इक्वल आएगी, और फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 2 है इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। और जो BC है वो हमारी 3 है, 3 को अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ABC का। तो यहाँ पे ABC का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का सम होता है, तो तीनों भुजाएं हमारी आ गई 16, 8 और 12, 12 और 8 हमारे 20, 20 और 26, 26 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 36। आ गया ना आंसर। अगर आप यहाँ पे एक एक स्टेप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बताती हूँ। ये मान लो अगर हम आपकी AB साइड है और इसके अंदर एक ट्रायंगल और बनी है और इसी के अंदर एक ट्रायंगल और बनी हुई है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका डबल ये 4 हो जाएगी और इसका डबल ये कितना हो जाएगी 8। ऐसे करके हमारी ये तीनों साइड्स निकलेंगी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नहीं है इसमें। अच्छा, एरिया, इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो B है ना वो आ जाएगा। 36 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, यदि A π/6 और B की वैल्यू π/3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो 2 कथन दे रखे हैं इनमें आपको देखना है कि दोनों इक्वल्स हैं या नहीं है। जो आपको A और जो B दे रखे हैं उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो π/6 प्लस में π/3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और ये 3π आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे तो π/2 आंसर हो जाएगा किसका, A प्लस B का। A प्लस B को अगर हम यहाँ पे π/2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो साइन A है और यहाँ पे साइन B है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस का A और प्लस में साइन π/2 माइनस का B। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो 90 माइनस है तो यहाँ पे अगर 90 आता है तो ये इसको चेंज कर देता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा cos A प्लस में cos B, जो कि आपको इसके इक्वल ही दे रखा है। सेम आप इस टेंजेंट में कर लोगे तो टेंजेंट को भी जो है 90 क्या कर देगा, इसको कोट बना देगा। तो आप देखोगे ये स्टेटमेंट भी आपकी सेम एज इट इज़ ही इसी तरह सोल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखो, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को खींचकर बने 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक समान तार की लंबाई पूछी है। अब जो गोला है, आपको कोई भी चीज़ अगर कन्वर्ट करता है किसी दूसरी चीज़ में तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है। क्लियर है ये चीज़, क्या बताया मैंने आपको, वॉल्यूम इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ये व्यास दे रखा है, ये क्या है, व्यास है, तो व्यास का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 हमारे यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। क्लियर है। अब जो
गोला है, गोले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और ये किसके इक्वल आएगा, जो तार है, तार हमारा बेलन की शेप में आएगा तो पाई आर स्क्वायर एच हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेलन। निकालना क्या है आपको, तार की लंबाई, लंबाई मतलब आपको एच निकालना है। तो यहाँ पे देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, और यहाँ पे जो गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो 4/3 और 9 इंटू में क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू क्या आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गलत ले लिया भाई, गोले खींचकर बने नहीं, ठीक है गलत नहीं लिया, मैंने लगा ये मैंने उसका ले लिया बेलन का, ठीक लिया है। तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर तो 0.2 और इंटू में 0.2 आ जाएगा, दोनों को पॉइंट हटा देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा और एच हमें निकालना है। क्लियर है इतना। तो देखो एच निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो कोई कट रहा है, 2 और 2 से क्या कट जाएगा हमारा 4 कट जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 999 और अपोन में तो 3 और जो ये 100 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, ऑप्शन में दे तो रखा है यहाँ पे। और 9 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 729 और ये हमारा 100 अपोन में कितना आ जाएगा 3, ये आएगा। देखा ये करता है, ये किस में दे रखे हैं आपको मीटर में दे रखा है, और जो आंसर आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है ना। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो हमारी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो यहाँ 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो यहाँ पे कितना मीटर आ जाएगा 243 मीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन है वो किस में दे रखा, ऑप्शन यहाँ मीटर में है और जो क्वेश्चन में हमें रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है। ओके नेक्स्ट देखो, यदि 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा 4 है, जो थीटा है वो 90/0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो टेंजेंट थीटा का मान पूछा है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 7 यहाँ पे 3 है तो हम इसमें से 3 ले लेंगे बाहर, तो यहाँ से 3 लेंगे तो बाहर कितना बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4। तो आपको पता है ये किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से जो ये 3 है इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये जो 3 है ये क्या आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, तो आपको पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1। तो ये जो 4 है इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1/4। अगर हम कोस थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब कोस थीटा 1/2 किस पे होता है ना, ये वैल्यू पता होना चाहिए। जो कोस थीटा होता है वो 1/2 किस पे होता है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 60 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 60। अब 60 आ गया तो पूछा क्या है आपसे टेंजेंट थीटा पूछा है, तो टेंजेंट यहाँ पे 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा √3 है ना इजी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो डी है ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, को 12 से विभाजित करने पर शेषफल जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा। अब देखो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का दे रखा है 2 का दे रखा है। तो हम यहाँ पे जो 1421 है इसको अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर में जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है 5 बचेगा, फिर हमारा यहाँ पे 2 का डिफरेंस करेंगे तो 7 बच जाएगा, फिर हमारा 9 बचेगा। तो ये हमारे क्या आगे रिमाइंडर। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 35, 35 को अगर 9 से करेंगे तो 9 5 45, 4 और 9 3 27, 27 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 31। तो यहाँ पे 315, 315 को अगर 12 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो 12 दूनी 24, कितना बचेगा यहाँ पे 12 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 है तो 7 बचेगा, 7 और 5 और फिर 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 72 हो जाएगा 72। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा रिमाइंडर 3। रिमाइंडर क्या आएगा 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट देखो,
AD एक वृत्त का व्यास है और AB जीवा है। अब आपको व्यास और सर्कल दे रखा है तो पहले हम सर्कल ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसमें जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब क्या है, AD व्यास है तो हमारा सेंटर यहाँ होगा, तो हमने यहाँ AD क्या ले लिया, इसका व्यास ले लिया। AD व्यास है और AB एक जीवा है, मतलब एक जीवा भी है AB। यदि AD जो है वो 24 सेंटीमीटर है और AB 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी बताइए। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं क्या, जो AB है इसका मतलब A और AD में कॉमन है, तो अगर हम इसको नाम दे दें यहाँ पे A और D जीवा को, तो जो AB जो हमारी जीवा है उसमें A कॉमन है, तो इस पॉइंट से ऐसे बन जाएगी हमारी क्या, जीवा होगी। अब जीवा कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है और जो वृत्त का व्यास है वो दे रखा है 34 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है AB और जो AD के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो देखो ये अगर AD 34 है तो 34 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम जो सेंटर है, सेंटर से कोई भी अगर जीवा पे जो कोड पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। क्लियर है। अब देखो ये 30 है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 हाफ होगी। परपेंडिकुलर बनाएगी तो जो AB है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल। तो आपसे पूछा है O और इसको मान लो P बना लो, OP की लंबाई पूछिए, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बनेगी तो ट्रिपलेट बनेगा। तो 15 17 कोई ट्रिपलेट याद आया आपको, मुझे याद आ गया है, कौन सा होता है, 8 15 17 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो AO है ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी और जो 15 है वो हमारा बेस बन जाएगा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस पूछा था वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, नेक्स्ट भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ईजी है। कोट 15 दे रखा है, कोट 20, कोट 70 और कोट 75 दे रखा है, तो मान पूछा है। तो देखो लास्ट के दो को सम कर रहे हैं, देखो 70 में अगर 20 ऐड कर रहे हैं, ये 70 और ये 20 ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 90। 15 और जो 75 को ऐड कर रहे हैं तो 90 बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों को, लास्ट के दो को हम चेंज कर लेते हैं कोट में। देखो कोट 15 डिग्री हो जाएगा और कोट यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट के दोनों सेम है, लास्ट के देखो यहाँ पे कोट 70 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। अगर इसको हम 90 है तो इसको चेंज करके यहाँ पे कोट ही 70 आ जाएगा। ये दूसरा कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे कोट 90 माइनस 75। क्लियर है। अब देखो इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता है क्या, जो टेंजेंट अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो हमने इन दोनों के साथ यही किया है जो लास्ट के हमारे दो हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखो कोट 15 हो जाएगा और यहाँ पे कोट 20 हो जाएगा और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो 70 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो 15 डिग्री आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, जो कोट थीटा होता है और जो टेंजेंट थीटा होता है साथ में मल्टीप्लाई में, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 15 और 15 थीटा दोनों का सेम है तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 70 और यहाँ 20, सॉरी यहाँ 70 नहीं आएगा 20, तो इनकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट समीकरण आपके सामने है के निकाय है, मतलब यहाँ पे पूछा है इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो तीनों सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों के हम जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। सेकंड हमारा 2 है और यहाँ पे y का 6 है, ये 13 है और ये 9 है। अब आप देख रहे हैं ये तो 1/3 है, 1 एकम 2 एकम 2 2 3 6, यहाँ पे 2 इक्वल आ रहे हैं। जो हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। अगर जो तीसरा इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइंस क्या है हमारी, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस होती है तो आपको पता है जो पैरेलल लाइंस है उनका हमारा नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ना तो ये इंटरसेक्ट करेगी और ना ही ये कभी इनका जो सॉल्यूशन है वो हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अद्वितीय हल नहीं, अनेक हल भी नहीं, इनका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं आपको तीनों स्टेटमेंट बता देती हूँ एक बार, देखो
क्या क्या होता है, अगर हमारा A1 अपॉन में A2 इक्वल होता है B1 अपॉन में B2 इक्वल टू होता है C1 अपॉन में C2, तीनों इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी हमारे यहाँ पे कोइंसिडेंट होगी। कौन सी होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट को बोलते हैं समपाती, है ना, समपाती। समपाती का जो लाइन सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा यहाँ पे अनेक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल। दूसरा हमारा होता है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इनका जो लाइंस होंगी ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी तो इसका मतलब समांतर, समांतर होंगी। समांतर को जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। लास्ट बचती है हमारी जो A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू आता है B1 अपॉन में B2, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का हमारे पास यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन होता है, एक हल। ओके, मैंने आपको तीनों ही बता दी। ये तीनों आपको बहुत ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसे पूछ लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको ये तीनों ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है, एक गलत ऑप्शन और डाल देगा 4 पे। दूसरा, 4 ऑप्शन दे देगा और एक स्टेटमेंट सही दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है हर साल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, कथनों पर विचार करना है। इसको 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है तो अल्टरनेट का हम सम करके उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इवन या ओड किसी का भी ले लो। देखो सेकंड जो नंबर दे रखा है वो देख लो पहले, सेकंड ऑप्शन 173 एक अभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल सही बात है, जो 173 है ये हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया? सही हो गया, है ना, ये सही है। अब देखो 11, 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 के बाद कितना हो गया ये पे? 11, 11 और 2 हमारे कितने हो गए? 13, 13 के बाद 0, 13 हो गया। कितना हो गया हमारा? 13। अब हम दूसरी साइड से अपोजिट ले लेते हैं। 7 और 0 7 ही हो गया और एक 8 हो गया। 8 और 4 कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 12 और एक हमारा कितना हो गया? 13। 13 में से 13 जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 0। अगर आपका माइनस करने पर 0 आता है तो भी वो 11 से डिविजिबल है, और 11 का कोई मल्टीपल आता है तो भी वो क्या होता है? 11 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों क्या है? यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक महत्व समापवर्तक जो 13,850 और 17,030 को विभाजित करने पर शेषफल 17 छोड़ती है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो शेषफल है वो छोड़ती है 17, तो 13,850 में से 17 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे जो 17,030 है इसमें से भी जो 17 है वो माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 17 माइनस करेंगे तो 13,833 हो जाएगा और सेकंड कितना हो जाएगा? 17,013 13 ये हो जाएगा। अब आपको जो दोनों नंबर्स दे रखे हैं इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना होगा? यहाँ से HCF निकालना होगा। ठीक है, HCF में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आप निकालना। मैंने ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व किया था तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स आए थे या आप कह सकते हैं जो HCF आया था वो आ जाएगा यहाँ पे 159। ठीक है, 13,833 के जब आप फैक्टर करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर, तो आपको 4 फैक्टर मिलते हैं। 3 इंटू में 29 और फिर मिलता है आपको 53। और यहाँ पे इसके करेंगे तो ये 3 और ये 53 और ये मिलेगा 107। इसके जो मतलब फैक्टर थे वो मैंने याद कर लिए थे, ध्यान रख लिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा निकलेगा। और जो फैक्टर है वो भी आप देख रहे हैं 29 से हम बहुत कम पहुँच पाते हैं 29 तक, तो हमारी इसमें जो मिस्टेक है उसके भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं होंगे तो जब तक इसका HCF नहीं निकलेगा, HCF नहीं निकलेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो HCF है वो 159 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको स्किप करके आगे भी जाना जरूरी होता है, नहीं तो वो हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको स्किप करके आगे आप निकल जाइए। जब आपका लास्ट टाइम में जब टाइम बचता है तो इन क्वेश्चनों को जब टाइम दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो,
4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भीतरी और बाह्य व्यासों वाले एक खोखले गोले का गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास का आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई पूछिए। खोखला क्या है हमारा? गोला है। गोला क्या है? खोखला है। तो खोखले गोले से क्या बना दिया? शंकु बनाने। तो कुछ भी बना दे और कुछ भी मेल्ट कर दे तो क्या होगा? हमेशा वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो शंकु का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और जो सॉरी जो खोखला बेलन है, नहीं बेलन नहीं, गोला है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बोल रहे वॉल्यूम 4/3 पाई और यहाँ पे r³ माइनस r³ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे जो खोखला है तो इसका मतलब एक सर्कल ये होगा और एक सर्कल ये होगा, ये बीच में से खाली है तो इस वजह से यहाँ पे 2 रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो जो भी दे रखा है उसको हम पुट करके यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट और पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 चीज़ें कैंसिल आउट। नहीं, पाई से पाई करना था, 4 कर दिया, ये 4 हमारा एज इट इज ही रहेगा। अब देखो ये जो है ये किसकी है? गोले की है, शंकु की है। तो शंकु का आधा व्यास कितना दे रखा है? 8। तो 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू में 4 लिख देते हैं और हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और r³ मतलब जो बड़ा है 8 है, 8 क्या है? भीतरी व्यास दे रखे हैं, सारे व्यास है, व्यास का आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 और 2 का करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 4 इंटू में h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64 में से 8 जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 56, है ना। तो h की वैल्यू देखो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ऑप्शन नंबर जो हमें सी दे रखा है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि आपको 2/x और 3/y 9/xy की दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो यहाँ x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी जाएगा बट इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो x/y आ जाएगा और यहाँ पे 2y आ जाएगा, ये हमारा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9/xy। तो xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x प्लस में जो 2y है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के। ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलसीएम xy आ जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 के साथ y आ जाएगा और 9 के साथ x आ जाएगा, ये 27 में x और y आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 9x प्लस में 4y इक्वल टू 27। आप देख रहे हैं दोनों से क्या होगी? इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन बन गई तो इनकी हमें यहाँ पे एक को एलिमिनेट करके निकालना होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4y और इसमें भी क्या बन जाएगा? 4y। तो देखो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x प्लस में 4y प्लस में 18 होगा। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दे तो 6y प्लस में 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। ओके देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 9 में से 6 जाएगा तो हमारा 3x बचेगा इक्वल टू 18, 27 में से 18 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप फर्स्ट भी कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो 2y इक्वल टू 9 इंटू में 9, ये तो हमारा 0 को कर देगा क्या? एक सेकेंड, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4y करो, है ना, मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमारा x की वैल्यू 3 आ गई। दूसरे में पुट करके देखो, 0 नहीं आनी चाहिए भाई। देखो यहाँ पे अगर पुट करते हैं 9 3 27, 27 प्लस में 4y इक्वल टू 27, ये तो 27 था, 0 को शो कर रहा है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 तो नहीं थी भाई, यहाँ पे 4 आनी चाहिए थी, 3 नहीं थी। देखो कोई मिस्टेक कर दी क्या हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाने में। ये हमारी 9 प्लस में 4y, तो 4y कैसे? 6y है ये तो हमारा, नहीं ये तो 4y हो जाएगा और 9
x हो जाएगा। ये 27 नहीं, ये 21 था, ये मिस्टेक है। कितना है? ये 21 है। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे 21 है। तो देखो छोटी सी मिस्टेक होने से हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x। ये तो हमारा कितना हो जाएगा? अरे आजा भाई, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 2 और 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x की वैल्यू 1 आ गई। 1 को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस में 4y इक्वल टू 21। तो 4y इक्वल टू 9 को माइनस कर देंगे उधर ले जाके, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 4y है ना ये तो हमारा। अभी भी मिस्टेक करेंगे क्या? ये तो देखो 12 आ जाएगा ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 3 12, 3 आ गई। तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? a। इन दोनों का सम पूछा है, x और y का पूछा है ना, तो x और y कितना हो जाएगा? यहाँ से 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है। क्लियर है? अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइन और कोस थीटा का है, तो इसको हम यहीं पे सोल्व कर लें। उससे पहले छोटा वाला सोल्व कर ले क्या? चलो उसी को सोल्व कर लेते हैं। छोटा भी जो नेक्स्ट है उस टाइम में शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देखो अब इसको हम यहाँ पे ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ओके, अब देखो कोस और सीकेंट दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये क्या होता है? 1 होता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 के इक्वल होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। क्लियर है? अब जो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर ये x के इक्वल चल रहा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये भी कितना होता है? ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब जो 1 प्लस जो किया है इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है, जो हमारा थीटा है ना, थीटा है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? 0 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर 0 से ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? कोस थीटा, या हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा भी। तो लेस देन कितना हो जाएगा? 1। 90 जो साइन कोस है, साइन जो कोस जो 0 है उस पर 1 होता है, और 90 पे कितना होता है? यहाँ पे 1 होता है। तो देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी किससे लेस देन आ जाएगी? यहाँ पे 1 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? कोस थीटा, और 1 1 2 आ जाएगा। तो ये लेस देन आपका किसके आ रहा है? 2 से। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बी है ये से हो जाएगा। ये लेस देन 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन की जो वैल्यू है ये भी अच्छे से पता होनी चाहिए। सिंपल ही था क्वेश्चन, वैसे ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपसे और इसका परिमाप पूछा है। ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो देखो समद्विबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी जो हाइट है ये दे रखी है, तो परिमाप पूछा है। एक सेकेंड, जो हमारी ऊंचाई होती है उसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है? h² अपॉन में √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एरिया की बात करें तो यहाँ से 3 अपॉन में √3 हो जाएगा, और इसका रैशनलाइज करेंगे तो हमारा √3 अपॉन में √3 आ जाएगा। शॉर्टकट देख रही हूँ एक बार, बढ़ा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा √3 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, ये तो 3 आ जाएगा, ये 3 √3, तो ये तो √3 आ जाएगा। √3 आ गई। तो ये हमारा एरिया निकला है किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया से हम साइड निकाल सकते हैं। तो एरिया से अगर साइड निकालेंगे तो एरिया हमारा होता है √3/4 a² इक्वल टू हमारा √3 आ गया। तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा भाई? 4a होता है ना 3,
तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ गया ना। अगर वैसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर लेना। हाइट और डिस्टेंस से करोगे तो यहाँ पे आपको जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो लगाना पड़ेगा। आपको ये √3 दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे, तभी जाके ये सिंप्लीफाई होगा। आप ए को ए मान लोगे तो ये हमारा जो बचेगा उसको वो मान लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको हाइट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकाल लेना चाहिए इस क्वेश्चन को एरिया का यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट देखो, पी दे रखा आपको और इसमें कौन सा कथन सही है, ग्रेटर देन और लेस देन का ही है। तो यहाँ पे जो पी दे रखा है मैंने काफ़ी तरीके से सोल्व करने की कोशिश की थी इस वाले क्वेश्चन को, बट मेरा ये अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल मीन से ही निकला था। तो देखो यहाँ पे अगर हम अर्थमेटिकल जो मीन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स का स्केयर अब एक्स है प्लस में अल्फा एक्स इक्वल टू कितना, अपन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो किससे निकल रहा है, अर्थमेटिकल से। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं तो इसका मतलब ये दोनों किस में चले जाएंगे, स्क्वायर रूट में। ठीक है, स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। तो आपको पता है टेंजेंट और कोट दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा अर्थमेटिकल मीन है वो ग्रेटर या इक्वल हो सकता है किसके, ज्योमेट्रिकल मीन के। क्लियर है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर और हो जाएगी कि टेंजेंट स्केयर एक्स प्लस में कोट स्केयर जो एक्स है वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, या तो लेस देन या ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि ये जो 2 है ये 1, ये 2 इधर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा। जो वैल्यू आई है ना उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट में कर देती हूँ मैं, ये किससे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। ये 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया, तो इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के। तो देखो ऑप्शन नंबर पी लेके चलेंगे ना इसको अगर पी मान रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें 2018 के और 2019 वाले सेट के बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी कर देंगे हर चैप्टर में। a माइनस बी की वैल्यू है और a स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू है और ए बी और a क्यूब और b की पावर 6 के बराबर पूछा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए। तो यहाँ 2 फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे, एक तो a माइनस बी का होल स्केयर और करेंगे तो क्या आएगा, a स्केयर प्लस में b स्केयर माइनस का 2ab। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 का स्केयर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16। तो ये a स्केयर और b स्केयर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 40 माइनस का 2ab। तो इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 2ab हो जाएगा और 40 में से हम 16 को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ab ये हमारा 20 माइनस कितना हो जाएगा 8। 20 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 12। ab की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर प्लस का होल स्केयर ओपन करेंगे तो a स्केयर प्लस में b स्केयर और प्लस में 2ab आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वैल्यू निकल आएगी, a प्लस में प्लस का तो नहीं है ना, a प्लस में b का होल स्केयर निकलेगा और ये हमें 40 दे रखा है, ये प्लस का 2 और ये हमने जस्ट अभी निकाला है तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर कितना हो जाएगा 64। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। स्केयर को हम इधर लेके आएंगे तो स्केयर रूट में 8 आ जाएगी। अब आपको 2 ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और जिनको ऐड करें तो कितना आ जाए 8। अब आप देखो 6 दूनी 12 है ना, 6 और 2 क्या ले लें हम, 6 और 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 12 और प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे a जो है, a आप मान लो किसको, किसी को भी मान सकते हो वैसे, a तो है ना, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप यहाँ पे चेंज भी कर लोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो a हम यहाँ पे 6 को मान लेते हैं और 2 हम मान लेते हैं यहाँ पे b को। तो अगर 6 का अगर हम यहाँ पे क्या करें क्यूब और 2 का करें यहाँ पे 6 तो कितना आएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और यहाँ पे 2 की पावर 6 हमारा कितना हो जाएगा 64। 4 और 6 10 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा 280। कितना आ रहा है 280। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कहती हूँ इनको ज़रूर लगाओ। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको भी सेंड करो ताकि उसको भी पता चले कि मेरे टॉपिक जो हैं वो कितने अच्छे हैं।
अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट मिलेगा, और साथ में जो है मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं और इंटरेस्ट के साथ आपके साथ काम कर पाऊँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। और आज तो संडे है और आपको पता है संडे को बिल्कुल टाइम नहीं होता, बच्चे, बीवी और हस्बैंड, बहुत कुछ होता है ना। बीवी तो मैं ही हूँ, बट काम बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी हम आपके लिए लगे रहते हैं कि थोड़ा सा जो है बच्चों की हेल्प हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वृत्त की परिधियाँ दे रखी है। परिधि दे रखी है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट क्या दे दी, रेडियस दे दी। इनका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, देखो जो परिधि होती है पेरीमीटर वो 2πr होती है, वो 2πr होगी। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ कट जाएगी तो r में रेशियो बचेगा, तो ये r का रेशियो दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया का मतलब क्या है, आपसे πr² पूछा। तो दोनों में जो πr है वो दोनों में कॉमन है, तो r²। तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 9। ऑप्शन नंबर 20 सही। नेक्स्ट है और ये हमारा लास्ट रहेगा। देखो यदि द्विघातीय समीकरण आपको ये गिवन है, मूल में एक मूल 7 है तो k का मान पूछा है। अगर एक मूल 7 है तो वो जो 7 है वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। भाई इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करा लो पहले 7 को। तो 7 और यहाँ पे x² है, तो 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होगा 343, और माइनस का 50 है तो 7 5 35, 350 हो जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा k = 0। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 7 प्लस में k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जो हमारी k की वैल्यू है वही पूछी थी, इस मूल से ही हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई 7। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको p क्या में दे रखा है, एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे, जो हमारे नीचे नंबर है इसका हम एचसीएफ लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एचसीएफ निकालना आसान होता है। क्यों, क्योंकि ऐसा नंबर लेना होता है जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो आप देखो 3 9 15 है, तो जो 3 है इससे ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो एचसीएफ सभी के अपोन में 3 है, तो कोई भी जो नंबर है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, है ना। अब ऊपर क्या है 2 7 14, तो ऐसा नंबर लेना है जिसको सब डिवाइड करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 14 है, तो 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, 7 से करेंगे जब भी 14 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 14/3। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये एकदम करेक्ट बैठेगा। ओके, अब देखो संख्या दे रखी है आपको यहाँ पे पॉइंट में, और स्क्वायर रूट भी है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे। पॉइंट को करते हैं पहले, तो 1 बचेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। 4 0 है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितनी 0 आ जाएंगी 2 0। क्लियर है। ये ऊपर जाएगा, या आप कह सकते हो ये अगर ऐसे ही है तो p/क्या की फॉर्म में आ गया। अगर ऊपर जाता है तो 0.01 हमारा, सॉरी 4 0 है ना तो 100 आएगा। 4 0 है तो 100 आएगा, सॉरी 4 0 है तो 100 आएगा, और 2 0 होती तो हमारा 1 बार आता, तो 100 है। तो यहाँ पे ये आएगा। तो आप इसको देख लो, चाहिए आप इसको देख लो। ये हमारा इसको देखते हैं तो ये p/, में क्या की फॉर्म में है, और इसको भी हम p/, में क्या की फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। दूसरा जो q है वो नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। 0 के इक्वल नहीं है ना, 100 है ना। और दूसरा इन दोनों के अंदर p और q के अंदर ये क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो ये हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल गई कि p/, में जो क्यू है उसमें p और क्यू है दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, साथ में को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम है तो वो हमारे नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। उसके लिए रेशनल नंबर की एक ही कंडीशन ज़्यादा मायने रखती है, जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी परिमेय संख्या है। छोटी बड़ी से क्या मतलब है, एक परिमेय संख्या है, ये डेफिनेशन। ठीक है, अपरिमेय नहीं है ना, परिमेय। और ये यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में मत जाना, इसमें छोटी दे रखा है। भाई छोटी बड़ी क्या है, इसमें कोई मेज़र करना कोई दे रखा है कि भाई दूसरे से कंपेयर करके कि हम इसको बता दें कि ये हमारी छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, आप देख पा रहे हैं जो 150 क्वेश्चन है 150 वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज भी मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराए हैं, और जो 30 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं। उनका जो सॉल्यूशन है वो आई होप आपको समझ भी आता होगा और अच्छा भी लगता होगा।
अगर आप मेरे से चाहते हो हर सब्जेक्ट को मैं सब टॉपिक को रिवाइज़ कर दूँ तो आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि बच्चे ने कमेंट किया है कि मैम टॉपिक रिवाइज़ करा दो, तो वो हम एकदम फास्ट तरीके से डेली हम 2-2 टॉपिक को उठा कर रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं करा दूँगी, वरना तो मुझे लगेगा तो मैं अपने हिसाब से करा दूँगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए सेशन कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी मेरे चैनल को थोड़ा सा मोनेटाइज करा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।